हेलो विद्यार्थियों, जे एग्जाम्पल गुरु में आपका स्वागत है। नए साल में जे एग्जाम्पल गुरु परिवार आपका ढेर सारा स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 12th वालों के लिए अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछली कड़ी में हमने 10 नंबर का सॉल्यूशन दिया था। अब आगे हम लोग कुछ और सॉल्यूशन को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है स्कंदन क्या है, हार्डी-सूल्ये नियम को स्पष्ट कीजिए। अगर यह क्वेश्चन इस रूप में आता है तो यह न्यूनतम 2 नंबर का रहेगा और इससे संबंधित कम से कम 10 नंबर के अलग अलग क्वेश्चंस जो है वो हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्कंदन क्या है। स्कंदन को अंग्रेजी में कोएगुलेशन कहेंगे और स्कंदन की परिभाषा क्या है कि जब किसी कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा डाल दी जाती है तो कोलाइडी कण आपस में चिपक करके और स्कंदित हो जाते हैं, यानी अवक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को ही हम स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। देखिए आप जानते हैं कि कोलाइडी कणों की साइज जो है वह 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। यानी कोलाइडी कण जो है 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में छोटे छोटे कण के रूप में परिक्षिप्त रहते हैं। तो जब हम इसमें थोड़ा सा विद्युत अपघट्य डाल देते हैं तो चूंकि कोलाइडी कणों पर धन आवेश अथवा ऋण आवेश होता है, और जब हम इसमें थोड़ा सा विद्युत अपघट्य डाल देते हैं तो विद्युत अपघट्य क्या करता है कि विद्युत अपघट्य का जो विपरीत आवेशित आयन है वह कोलाइडी कणों के आयनों को आपस में चिपका देता है, जिससे वो भारी हो जाते हैं और भारी होकर के स्कंदित हो जाते हैं, यानी अवक्षेपित हो जाते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। अब देखिए हार्डी-सूल्ये नियम को अब हमें स्पष्ट करना है। हार्डी-सूल्ये एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने स्कंदन क्रिया को स्पष्ट किया था और आयनों की स्कंदन क्षमता के बारे में भी उन्होंने ढेर सारा नॉलेज जो है हमें दिया है। तो देखिए हम इनके हार्डी-सूल्ये नियम, हार्डी-सूल्ये का जो वैद्युत अपघट्यों के कणों द्वारा जो स्कंदन प्रभाव है उससे संबंधित 2 नियम दिया है। पहला नियम क्या है, पहला नियम यह है कि किसी साल का अवक्षेपण करने में वह आयन प्रभावशाली होता है जिसका चिन्ह कोलाइडी कणों के चिन्ह के विपरीत होता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोलाइडी कण 2 प्रकार के होते हैं। एक कोलाइडी कण होते हैं धनावेशित कोलाइडी कण है। तो धनावेशित कोलाइडी कण अगर है तो इसको स्कंदित करने के लिए हमें ऋणायन की जरूरत पड़ेगी। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ऋणायन की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है तो उसको अवक्षेपित करने के लिए हमें धनायन की जरूरत पड़ेगी। तो हार्डी-सूल्ये नियम का पहला भाग वही है कि किसी साल का अवक्षेपण करने में वह आयन प्रभावी होता है जिसका चिन्ह कोलाइडी कणों के चिन्ह के विपरीत होता है। तो पहला है। दूसरा है आयनों की स्कंदन क्षमता। आयनों की स्कंदन क्षमता संयोजकता बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। जैसे देखिए सोडियम आयन की स्कंदन क्षमता मैग्नीशियम आयन से कम होगी, यानी मैग्नीशियम आयन की स्कंदन क्षमता सोडियम आयन से अधिक होगी, और एल्युमिनियम आयन की स्कंदन क्षमता मैग्नीशियम आयन और एल्युमिनियम आयन दोनों से अधिक होगी। क्यों? क्योंकि सोडियम आयन की जो संयोजकता है वो 1 है, मैग्नीशियम की 2 है और एल्युमिनियम की 3 है। तो एल्युमिनियम की संयोजकता सबसे अधिक है, इसलिए यह उत्तम स्कंदक पदार्थ है। कैसा स्कंदक है? उत्तम स्कंदक है, मतलब ये अच्छे से स्कंदन कर देगा। उसी तरीके से अगर हम ऋणावेशों में चले तो क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन और फास्फेट आयन में सबसे अधिक संयोजकता फास्फेट आयन की है, यानी इसकी स्कंदन क्षमता, फास्फेट आयन की स्कंदन क्षमता सल्फेट आयन से और सल्फेट आयन की स्कंदन क्षमता क्लोराइड आयन से अधिक होगी। इसलिए अधिक होगी क्योंकि क्लोराइड आयन की संयोजकता 1 है, सल्फेट आयन की 2 है और फास्फेट आयन की 3 है। तो फास्फेट आयन की चूंकि 3 है तो इसलिए इसकी स्कंदन क्षमता सबसे
अधिक होती है। अब देखिए, जब आप ये तो मान लीजिए क्वेश्चन है कि स्कंदन क्या है, हार्डी-सुलजे नियम को स्पष्ट कीजिए। अब इसी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बन करके आएंगे। जैसे मान लीजिए पहला तो आ गया स्कंदन क्या है, ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ये ऐसे ही आएगा। फिर इसके बाद हार्डी-सुलजे नियम को स्पष्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए आ गया कि आर्सेनियस साल को स्कंदित करना है, तो आर्सेनियस साल को स्कंदित करने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वोत्तम होगा। जैसे मान लीजिए तीन पदार्थ हो गए, जैसे मान लीजिए NaCl, MgCl2 और AlCl3। तो इसमें आ गया कि कौन सा पदार्थ सर्वोत्तम स्कंदक होगा। तो इसमें आप किसको चुनेंगे, इसमें आप AlCl3 को चुनेंगे। इसलिए AlCl3 को चुनेंगे क्योंकि यह एल्यूमिनियम की संयोजकता सबसे अधिक है, यानी यह स्कंदन NaCl भी करेगा, स्कंदन MgCl2 भी करेगा, लेकिन AlCl3 जो है वो सबसे अच्छा स्कंदन करेगा, यानी सबसे उत्तम स्कंदक पदार्थ अगर इसके लिए कोई है तो AlCl3 है। अब यहाँ देखिए AS2S3 यानी आर्सेनियस साल जो है वह एक ऋणावेशित साल है। कैसा साल है, ऋणावेशित साल है। तो इसका स्कंदन करने के लिए कौन सा आयन हमको प्रभावशाली होगा, इसका स्कंदन करने के लिए हमें धनावेशित आयन ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने ऐसा यौगिक लिया है जिसमें धनायन की संयोजकता सबसे अधिक है। इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आ गया, दे दिया अलग से Cl आयन दे दिया, SO4 आयन दे दिया, फास्फेट आयन दे दिया और कह दिया कि इनको स्कंदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो आप ऐसे लिख देंगे, पहले क्लोराइड आयन लिखेंगे, फिर सल्फेट आयन लिखेंगे, फिर फास्फेट आयन लिखेंगे। अगर घटती हुई स्कंदन क्षमता के रूप में दे रहा है तो पहले फास्फेट आयन लिख देंगे, PO4 पे 3-, ठीक है। उससे कम होगा सल्फेट आयन, सल्फेट आयन की स्कंदन क्षमता उससे कम होगी, और सबसे कम होगी क्लोराइड आयन। यानी स्कंदन क्षमता का यह घटता क्रम है। कौन सा क्रम है, यह क्रम जो है वो घटता हुआ क्रम है। तो इसी तरीके से कई प्रकार से प्रश्न इससे संबंधित दिए जा सकते हैं। चूंकि ये 2 नंबर का प्रश्न है, लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर लिया आज, वह है स्कंदन क्या है, हार्डी-सुलजे नियम को स्पष्ट कीजिए। अब चलिए, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई साल आया हुआ है कि डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण एवं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए यह डी ब्लॉक के तत्वों का एक लक्षण है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं अधिकांश तत्व, और वे परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी उसकी कोई एक निश्चित संयोजकता नहीं होती है, वो कई तरह की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। उसी चीज को हमें स्पष्ट करना है कि ऐसा डी ब्लॉक के तत्व व्यवहार क्यों करते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके 2 बाह्य कोश अपूर्ण होते हैं। इनके बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह है N-1 S1 R2, N-S1 R2, N-1 D1 to 10। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो यही है NS1 R2 N-1 D1 to 10। इसका अर्थ यह है कि मुख्य क्वांटम संख्या n कुछ रहेगी, उसके s ऑर्बिटल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और s के लिए जो n का मान होगा d के लिए वो n का मान 1 कम होगा। जैसे मान लीजिए n का मान अगर यहाँ 4s है
तो यहाँ n-1d यानी 3d हो जाएगा। और 3d में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी ये कोष भी अपूर्ण है और ये कोष भी अपूर्ण है। यानी डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उनके 2 बाह्य कोष अपूर्ण होते हैं, और इनमें एस ब्लॉक डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवश्य पाए जाते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण जो है वो डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए स्कैंडियम 21 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और ये क्या हो गया 21 हो गया। अब देखिए ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, ये d ऑर्बिटल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों पूरे के पूरे भरे हुए हैं। ये भी देखिए पूरा का पूरा भरा हुआ है। ये p है, इसमें 3 खाने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये पूरा का पूरा भरा हुआ है। फिर ये यस है, इसमें पूरा का पूरा भरा हुआ है। 3p भी आप देख रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये भी पूरा का पूरा भरा हुआ है। 4s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी पूरा का पूरा भरा हुआ है। लेकिन 3d में 5 1 2 3 4 5 हो गए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें 80 में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसी 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से स्कैंडियम जो 21 है वह अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करने लगेगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखते हैं, क्रोमियम 24, यह अपवाद भी है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 1 19 19 5 24 हो गया। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, ये भी पूरा का पूरा भरा हुआ है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी युग्मित इलेक्ट्रॉन है सभी, इसमें भी सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। अब यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है केवल, और 3p में 5 होते हैं तो 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देंगे। यानी क्रोमियम में कुल मिलाकर के 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो क्रोमियम में जब कुल मिला के 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए क्रोमियम अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करता है। तो एक हमारा कारण हो गया कि डी ब्लॉक के तत्व अयुग्मित लक्षण और अनुचुंबकीय लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए डी ब्लॉक के तत्वों में 2 बाह्य कोष अपूर्ण होते हैं और दोनों बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसके वजह से ही उनकी संयोजकता प्रदर्शित होती है। तो अगर मान लीजिए इसकी अगर हम संयोजकता दिखाएंगे और इसकी संयोजकता दिखाएंगे तो दोनों की संयोजकताएं अलग अलग होंगी, इस हिसाब से ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, Fe+2 की भी संयोजकता दिखाएगा और Fe+3 की संयोजकता भी दिखाएगा। तो Fe जो है 2 संयोजकताएं प्रदर्शित कर रहा है, +2 और +3 की, यानी Fe की संयोजकताएं जो है वो परिवर्ती यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। इसी तरह से अगला देखिए Sn जो है +2 की भी संयोजकता दिखाता है और Sn जो है +4 की संयोजकता भी दिखाता है, यानी Sn की संयोजकता कभी कभी 2 होती है तो कभी कभी 4 होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय लक्षण दिखाते हैं, जबकि उनके 2 बाह्य कोष अपूर्ण होते हैं। 2 बाह्य कोष अपूर्ण होने के कारण ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। बस एक लाइन में सीधा सीधा हमें लिख देना है और एग्जाम्पल दे देना है। अनुचुंबकीय लक्षण इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और
ये परिवर्तित संयोजकता इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके दो बाह्य कोश अपूर्ण होते हैं। इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों में अनुचुंबकीय लक्षण का प्रदर्शित होना और परिवर्तित संयोजकता का प्रदर्शित होना यह एक सामान्य बात है। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन हल कर लिया 5 नंबर का। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर और अब हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। बच्चों अब हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा यह क्वेश्चन है कि अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं लिखिए, हीलियम के प्रमुख स्रोत क्या है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कई साल आया हुआ है, ये लगभग 2 से 3 नंबर के बीच में आएगा। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अक्रिय गैसों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अक्रिय गैसें किसे कहते हैं। तो वे तत्व जिनके सभी कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं उन्हें हम अक्रिय गैसें कहते हैं। जैसे हीलियम 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2। उसी तरीके से नियान 10 है तो 2 8। आर्गन 18 तो 2 8 8। यहाँ पर देखिए हीलियम में एक ही कोश है, उसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, भरा है। नियान में 2 कोश है, उसका अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी पूर्ण रूप से भरा है। आर्गन के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी पूर्ण रूप से भरा है। तो ये सभी तीनों अक्रिय गैसें हैं। इसके अलावा भी अक्रिय गैसें हैं। तो एक विशेषता तो हम लोगों ने जान लिया कि अक्रिय गैसों के सभी कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो पहला विशेषता हो गया सभी कोश पूर्ण रूपेण भरे होते हैं। अक्रिय गैस की पहली विशेषता हो गया। दूसरी विशेषता अक्रिय गैसों की क्या है? अक्रिय गैसों के जब सभी कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं इसलिए अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं, यह किसी दूसरे तत्वों के साथ क्रिया नहीं करती है, अर्थात ये निष्क्रिय गैसें हैं। ऐसी गैसें हैं निष्क्रिय गैसें होती हैं। ठीक है। इसके अलावा अक्रिय गैसों की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर 2 विशेषताएं लिखा हुआ है, आप साधारणतया 2 विशेषताएं लिख देंगे कि अक्रिय गैसों के सभी कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं और दूसरी चीज अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और वो है हीलियम के प्रमुख स्रोत क्या है। तो हीलियम किन किन चीजों से प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो हम लोग यही पढ़ेंगे हीलियम के स्रोत यानी सोर्सेस। हीलियम हम कहाँ से कैसे कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए हीलियम जो है पहली चीज वायु में पाई जाती है। वायु में अक्रिय गैसें आयतनानुसार 1% होती है। तो अक्रिय गैस हीलियम भी है तो यह वायु में पाई जाएगी। दूसरी चीज यह जो है प्राकृतिक गैसों में पाई जाती है। प्राकृतिक गैसें हीलियम जो है कुछ स्थानों की प्राकृतिक गैसों में हीलियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैसों के साथ भी हम हीलियम को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी चीज है जहां से हम हीलियम प्राप्त कर सकते हैं वो है मोनेजाइट रेत। तो मोनेजाइट रेत से भी हम चाहेंगे तो हीलियम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जान गए अक्रिय गैसों की विशेषताएं क्या क्या है और हम लोगों ने यह भी जान लिया कि हीलियम के प्रमुख स्रोत क्या है। हीलियम कहाँ पाई जाएगी? वायु पाई जाएगी, प्राकृतिक गैसों के साथ पाई जाएगी और मोनेजाइट रेत में भी हीलियम भरपूर मात्रा में पाई जाएगी। जहां से हम चाहें तो हीलियम प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या अंतर है।
तो चलिए हम लोग अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर स्पष्ट करेंगे। उसके लिए हम एक कॉलम बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले ये कॉलम एक हो गया, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आणविकता, यानी मॉलिक्यूलरिटी, और यहां पर लिखेंगे कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंतर स्पष्ट करेंगे परिभाषा के अनुसार कि दोनों की क्या परिभाषा है, परिभाषा के अनुसार आणविकता और कोटि में क्या अंतर है। तो देखिए पहले हम लिखेंगे आणविकता की परिभाषा। तो आणविकता किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को हम उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी आणविकता का मतलब भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या। किसी अभिक्रिया में जितने अणु भाग लेंगे उनके सभी अणुओं की संख्या को जोड़ देंगे, वही उसकी आणविकता हो जाएगी। अब हम समझेंगे कोटि। कोटि की क्या परिभाषा है? तो किसी अभिक्रिया के दर समीकरण में व्यक्त अभिकारक के सांद्रता पदों की जो घात होंगी उसे हम उस अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। यानी अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों के समग्र योग को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो पहली परिभाषा से अंतर हो गया कि अभिक्रिया की आणविकता क्या है और कोटि क्या है, पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है कि अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती, कभी शून्य नहीं हो सकती, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। अभिक्रिया की जो कोटि है वो क्या हो सकती है? शून्य हो सकती है, लेकिन आणविकता कभी शून्य नहीं होती है। तो यह दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या है? आणविकता जो है, किसी अभिक्रिया की जो आणविकता है, यह एक गणनात्मक तथ्य है। मतलब इसमें हम भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को जोड़ लेंगे, तो जो कुल संख्या आएगी वही आणविकता हो जाएगी। यानी यह आणविकता जो है एक गणनात्मक तथ्य है, यानी जिस चीज को हम कैलकुलेट कर लेते हैं वैसा फैक्ट है आणविकता। लेकिन कोटि जो है यह एक प्रयोगात्मक तथ्य है। मतलब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। मतलब बिना एक्सपेरिमेंट के, बिना प्रयोग के हम किसी अभिक्रिया के कोटि की गणना नहीं कर सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि हम तभी निकाल पाएंगे जब हम प्रयोग करेंगे, तो प्रयोगों के आधार पर ही हम अभिक्रिया की कोटि की गणना कर सकते हैं। अगला देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए H2 + Cl2, सूर्य का प्रकाश चेंज इंटू 2HCl। यहाँ पर एक अणु हाइड्रोजन का और एक ही अणु क्लोरीन का भाग ले रहा है, तो दो अणु HCl के बन रहे हैं। यानी इस अभिक्रिया की जो आणविकता है वह 2 है। इस अभिक्रिया की आणविकता क्या है? 2 है। लेकिन फिर हम यही चीज
H2 प्लस Cl2 सूर्य का प्रकाश 2HCl। अगर हम देखें तो इस अभिक्रिया का जो दर समीकरण है R बराबर K, हाइड्रोजन पे 0 घात, क्लोरीन पे 0 घात, यानी इसकी जो कोटि है वह क्या है, शून्य। यह एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि प्रयोगों के आधार पर इसका दर समीकरण R बराबर K H2 की सांद्रता के 0 घात गुणे Cl2 की सांद्रता के 0 घात पर निर्भर कर रहा है, यानी इसकी सांद्रता पदों की घातों का जो समग्र योग है वो शून्य है। शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो शून्य आएगा, इसलिए इस अभिक्रिया की जो कोटि है वह क्या है, शून्य है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कि किसी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या अंतर है विथ एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एग्जाम्पल भी दिया है कि एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है। तो बच्चों यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये 2 से 3 नंबर में आएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई तरह से आएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको दोहरा सकते हैं। कई बार वीडियो देखेंगे, कई बार देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।